मेरा नाम है दीपक साहू और आज के इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस यूनिट का भी, इस सब्जेक्ट का भी और आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला 5 स्टार क्वेश्चन है ये आयरन कार्बन डायग्राम या आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम या टू बी एक्यूरेट आयरन कार्बाइड डायग्राम। क्योंकि यहाँ पे कार्बन फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, वो आयरन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया हुआ रहता है, इसलिए इसको आयरन कार्बाइड डायग्राम भी कहते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम। ठीक है, तो इसको करने के लिए सिंपल जैसे कि इस तरीके का 2 वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। सारे फेज डायग्राम में शुरुआत में हम लोग यही कर रहे हैं। इसको बनाने का मेथड है तो ये ध्यान देते चलिए। इधर रहेगा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रहेगा जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा, इधर भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। और यहाँ पे क्या करते हैं तो एक किनारे पे रहता है हमारा A, दूसरे पे B। तो सॉलिड सॉल्यूशन आप ये भी एक बाइनरी सॉल्यूशन ही है आयरन और कार्बन का। तो इस कोने पे यहाँ पे 100% आयरन है, जिसको लिखने पे लिखूंगा नहीं, बाकी डायग्राम में लिखा हुआ रहता है उस टाइप का लिखने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीजें और भी मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सीधा से मैं लिखते हुए चलता हूं कि यहाँ इस डायरेक्शन में मीन्स इधर क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। जो कार्बन का कंटेंट है इधर हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब कार्बन का परसेंट यहाँ पे 0 होगा तो अंडरस्टूड करके चलना है कि 100% आयरन होगी। फिर कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जितना जो रेस्ट प्रोपोर्शन होगा दैट विल बी द आयरन। मींस इन दिस सॉलिड सॉल्यूशन पेरेंट एटम क्या रहता है, आपका आयरन रहता है। आयरन में हम लोग कार्बन का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं और उसके सारे फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंजेस, प्रॉपर्टीज, क्या चीज बनता है, ये सारे चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे सिंपल मेथड है, सबसे पहले आप ऐसे सिंपली 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक दूसरा इससे थोड़ा छोटा वाला, और यहां कहीं पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। जैसे याद रखिए, इस वाले वीडियो को देखने से पहले आपको प्योर आयरन का कूलिंग कर्व देखना बहुत जरूरी है। प्योर आयरन का कूलिंग कर्व पे ही बेस्ड ये डायग्राम बनता है। उसको अच्छे से समझने के बाद ही इसको देखने पे समझ में आता है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। अब इसको कर्व शेप में यहां पे लगभग 0 पे ला के मिलाइए। फिर यहां कहीं पे ये इसको मिलाइए कर्व शेप में, इसको भी ऐसे कर्व शेप में मिला दीजिए और ये इसको भी ऐसे कर्व शेप में मिला दीजिए। इसके बाद आप यहां पे इसको भी कर्व शेप में ऐसे मिलाइए। फिर ये वाला बिंदु यहां कहीं पे इसको भी इस प्रकार से कर्व शेप में मिला दीजिए। ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके डैश डैश करके ऐसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कहां तक जाएगा उसका हमें पता नहीं है। आगे देखिए, ये इसको यहां पे मिलाइए और ये हो गया, इसको यहां पे मिलाइए और ये हो गया। तो ये रेडी हो गया हमारा आयरन कार्बन डायग्राम। काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज कैसे कैसे है सारे चीज। तो यहां पे हमारा रहेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। तो शुरू में बता दे चलूं, जैसे कि ये वाला पॉइंट मतलब यहाँ पे 0% कार्बन है, तो ये जो लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पे दैट विल बी द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ कार्बन इनटू आयरन। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना है इसका, 6.67%। तो अधिकतम कार्बन जो हम लोग आयरन में मिला सकते हैं और जो कि उसमें डिसिपेयर हो जाएगा, जो होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा वो है 6.67%।
एट दिस परसेंटेज, इतने परसेंट आप कार्बन मिलाते हो आयरन में, तो जो कंपाउंड बनता है उसी को बोलते हैं आयरन कार्बाइड, Fe3C, आयरन कार्बाइड, या इसी को बोलते हैं सीमेंटाइट। सीमेंटाइट, ठीक है, तो ये सीमेंटाइट होता है। और ये याद रखिए, मतलब ये वाला जो लाइन है ये सीमेंटाइट के लिए है, और ये जो लाइन है वो 100% आयरन के लिए। तो 100% आयरन के लिए सब मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, आप कूलिंग कर्व वाला डायग्राम देखे होंगे। तो आयरन जो मेल्ट होता है वो कहां पे होता है, तो यहां पे आयरन मेल्ट होगा, तो ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1537 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग लिए हैं टेम्परेचर को, ठीक है। तो इसके ऊपर में वो लिक्विड कंडीशन में होगा, और उसके नीचे में फिर इधर सॉलिड कंडीशन में होगा। तो ये तो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, एक्सट्रीम मेल्टिंग पॉइंट, एक्सट्रीम कार्बन कंटेंट, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो सबसे जो यहां पे होता है, मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो होता है, इसको बोलते हैं 0.08% कार्बन। फिर ये वाला जो होता है ये सब इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे होता है आपका कार्बन 0.8%। फिर ये यहां पे होता है जो कार्बन कंटेंट है ये होता है 2%, और फिर यहां पे जो होता है ये होता है 4.3%। तो ये 1 2 3 4 5 ये सब भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा ये जो पॉइंट है वो स्पेसिफिक है, उसको मैं बताऊंगा आगे। इस पॉइंट का भी अपना होता है, ये लगभग होता है 0.25। मेनली आप इनको याद रखिए, ये सारे पॉइंट याद होना चाहिए, मतलब कहां कहां पे कार्बन परसेंटेज क्या है। तो ये तो हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द आयरन, जो कि अधिकतम 6.67% है, और बाकी सब ये कंटेंट है जिसके आधार पे हम लोग अलग अलग रिएक्शंस और उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, क्या होगा, उसका अध्ययन करेंगे। अब आइए देखते हैं टेम्परेचर। तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पॉइंट का जो होता है वो होता है 910 के आसपास, और ये वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इसका होता है 1130। फिर सीधा चले जाइए यहाँ पे, तो ये होता है आपका 1400, और ये बीच में एक और बच गया, वहां पे होता है 1450। तो ऑल टेम्परेचर आर टेकन इन डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे टेम्परेचर आप याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो इतने में मेन चीजें हो गई, जो चीज याद रखने वाली चीज है जो है वो सब हो गया। अब आइए इसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये जो बाहर वाला लाइन है ये, और तो ये जो है प्योर कंडीशन के लिए मैं बताया, प्योर आयरन के लिए। फिर इधर परसेंटेज आप कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जानते हैं कि इसके ऊपर में ये जो ऊपर वाला जो कंडीशन है, यहाँ पे जो मिक्सचर होगा हमारा वो क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में होगा, मतलब ये लिक्विड है, इधर का पूरा एरिया ये लिक्विड है। तो लिक्विड है मतलब ये क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, ये लिक्विडस लाइन, लिक्विडस लाइन, ठीक है। ये है लिक्विडस लाइन आपका, ये यहां तक पूरा ये लिक्विडस लाइन है, मतलब यहां से लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होने स्टार्ट होगा, और इधर पे आएगा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं ये जो अंदर वाला है ये है जो सॉलिडस लाइन होगा। छोटा सा लिखना चाहे तो लिख लेते हैं, ये होगा आपका सॉलिडस लाइन। ऊपर वाला लिक्विडस लाइन, नीचे वाला सॉलिडस लाइन। इसका इंपॉर्टेंस मैं समझा चुका हूं कि ये लिक्विडस लाइन जो ऊपर में कंप्लीटली जो मिक्सचर होगा लिक्विड कंडीशन में होगा, उसके नीचे यहां से यहां तक वो लिक्विड प्लस सॉलिड होगा, मतलब ये बीच में कैसा होगा, लिक्विड और सॉलिड दोनों के केस, दोनों ही कंडीशन पे होगा। अब आइए अलग अलग जो हम लोगों ने आयरन का जो सॉलिडिफाई जब शुरू होता है तो 3 टाइप का आयरन हमें प्राप्त होता है, उसको देखते हैं। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर जैसे उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो वहां पे जो आयरन बनता है उसको बोलते हैं डेल्टा आयरन। ये यहां पर का कंडीशन है डेल्टा आयरन।
ठीक है। फिर कूलिंग कर्व में आप देखे होंगे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो फेज एग्जिस्ट करता है उस आयरन को बोलते हैं गामा आयरन। गामा आयरन, ठीक है। फिर इसके बाद जो यहां पर का कंडीशन है, मतलब 910 से नीचे वाला जो कंडीशन है उसको बोलते हैं डेल्टा आयरन, सॉरी अल्फा आयरन। तो सबसे पहला है आपका डेल्टा आयरन जो एग्जिस्ट करता है 1400 से उसका मेल्टिंग पॉइंट तक। फिर गामा आयरन जो एग्जिस्ट करता है 1400 से 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 910 से जो नीचे एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं अल्फा आयरन। तो ये आप देख पा रहे हैं कि कार्बन का परसेंटेज काफी कम है, तो ये वाला चीज एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे बढ़ाते चले जा रहे हो तो ये क्या कौन सा कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये कार्बाइड वाला। तो अब हमें देखना है कि इन बिटवीन दिस टू, तो ये जो कंडीशन होगा वहां पे कौन सा फेज होगा और कौन सा चीज एग्जिस्ट करेगा, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लिक्विड है, ये डेल्टा है, तो ये इसमें कौन सा होगा, डेल्टा प्लस लिक्विड, ठीक है। अब ये देखिए लिक्विड है और ये गामा है, लिक्विड है और ये गामा है, तो यहां पे कौन सा होगा, गामा प्लस लिक्विड फेज। ये देखिए ये कार्बाइड लाइन है, ये लिक्विड है, तो ये क्या होगा, लिक्विड प्लस कार्बाइड। इसके अलावा अब ये वाले रीजन में आ जाइए, काफी इंपॉर्टेंट रीजन है ये। इधर गामा है और इधर कार्बाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा आयरन प्लस ये क्या हो जाएगा, कार्बाइड। नीचे आ जाइए तो इधर क्या है, ये अल्फा है और इधर कार्बाइड है, मतलब ये पूरा रीजन किससे भरा होगा, ये अल्फा आयरन प्लस कार्बाइड, ठीक है। कार्बाइड या सीमेंटाइड जो बोल रहे हैं, आयरन कार्बाइड बोलिए या सीमेंटाइड। तो ये किसका केस है, और कौन सा बच गया, देखिए इसमें भी देखिए, तो ये कौन सा होगा, ये सॉलिड ही कंडीशन है, तो इसमें ये दोनों कंडीशन है ये, तो ये होगा अल्फा प्लस गामा आयरन का केस हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हम लोगों ने कर दिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है और चीजें क्या है, देखिए जैसे ही आप इनका एलिनिंग वगैरह मतलब हीटिंग प्रोसेस जो पढ़ेंगे, हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है, तो उसमें भी हम लोग मेनली जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल है दैट इज स्टील। तो स्टील का जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हीट ट्रीटमेंट होता है इस रीजन में, गामा आयरन रीजन। क्यों ये सब इतना चीजें पढ़ रहे हैं, ये सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक एक करके सभी को देखते हैं कौन कौन से पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसका क्या महत्व है, ये सारी चीज देखते हैं। एक बार फिर से मैं कूलिंग कर्व, जब प्योर कूलिंग कर्व देखे होगे तो वहां पे आप जानते होगे जो डेल्टा आयरन है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है बीसीसी, गामा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है एफसीसी, अगेन यहाँ पे जो अल्फा आयरन है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाता है बीसीसी। अब देखिए 723 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके ऊपर में एक और टेम्परेचर लाइन में से आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसका महत्व नहीं है, तो वो उसका महत्व हम लोग कूलिंग कर्व में दिखाए थे। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर जो लाइन होगा समझ लो, जहां पे जिसके ऊपर में जो हमारा ये मटेरियल है दैट विल कन्वर्टेड इनटू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेट का उसका गुण है, उसको ये इस तापमान के ऊपर में वो गुण उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस गुण को त्याग देगा, और बिलो दिस लाइन वो गुण एग्जिस्ट करेगा। तो 768 यहाँ पे अलग से शो नहीं किया जाता, नहीं शो करोगे तो भी चलेगा। मेनली आपको ये टेम्परेचर ये सारे टेम्परेचर शो करने आना चाहिए। अब देखिए अलग अलग चीजों को अलग अलग और भी डिफाइन किया जाता है। तो देखिए इसको, ये जो रीजन है ये प्योर फॉर्म में गामा आयरन होता, लेकिन यहां पर का जो रीजन है एक्चुअली में यहां पे कार्बन का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो ये इसको, इस जोन को, मतलब यहां से यहां तक जो जोन होता है इसको डायरेक्ट गामा आयरन ना बोल के इसको बोला जाता है ऑस्टेनाइट। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑस्टेनाइट, इसको पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज्यादा है। ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछ दिया था, तो ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, एफसीसी, ठीक है। ऑस्टेनाइट क्या है डिफाइन करिए, तो ऑस्टेनाइट क्या है देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो ऑस्टेनाइट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अ कार्बन इन गामा आयरन।
यहाँ पे पूरा ये गामा आयरन होता है क्योंकि आयरन का परसेंटेज ज्यादा है। आयरन इज अ पेरेंट मटेरियल इन दिस अलॉय, तो आयरन का परसेंटेज ज्यादा है इसलिए तो ये गामा आयरन, मेनली ये गामा आयरन ही है, लेकिन उसमें जैसे कार्बन का परसेंटेज हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसका जो गुण है वो परिवर्तित होते चला जा रहा है। कार्बन परसेंट इंक्रीज करने से आयरन में क्या इफेक्ट पड़ता है इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका हार्डनेस बढ़ती चली जाती है और वेट थोड़ा रिडक्शन होता है। कार्बन का एक और इफेक्ट इस ग्राफ से जो हम देख सकते हैं वो ये है कि व्हेन वी इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन अप टू दिस परसेंट, अप टू 4.3%, देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट अलॉय विल बी डिक्रीजेस। ये देख सकते हैं कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है डिक्रीज होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर 2% कार्बन लेकर के आप 2% कार्बन वाला जो आयरन होगा, 2% कार्बन वाला जो स्टील होगा बोलना चाहिए, जो मिक्सचर जो अलॉय होगा आयरन और कार्बन का, उसको अगर मेल्ट करोगे तो आपको ये 1537 डिग्री टेम्परेचर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहां कहीं मेल्ट हो जाएगा, मतलब बिलो द इस टेम्परेचर। आप और इससे और ज्यादा देखिए, एट दिस मच परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन द आयरन 4.3% ऑफ अगर कार्बन होगा आयरन में, तो आप देख सकते हैं कि मात्र 1130 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट आउट हो जाएगा। दिस इज द मिराकल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये समझिए कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट डाउन होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, डाउन होते होते एक पॉइंट आया है, सोचिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1537 डिग्री सेंटीग्रेड है प्योर आयरन का, जबकि ये 4.3% आप कार्बन ऐड कर दोगे तो वो इतने पे ही मेल्ट हो जाएगा। वही आयरन जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना था वो 1130 डिग्री पे ही मेल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे चीज अल्फा आयरन है, अल्फा आयरन फिर ये कार्बाइड के साथ मिलता है तो इसको परलाइट बोलते हैं, इसके साथ गामा आयरन फिर कार्बाइड के साथ मिलता है तो उसको लेडेबुराइट बोलते हैं। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग नाम है। अब आइए नीचे थोड़ा देखते हैं, तो अप टू 2%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जगह स्पेस की कमी के कारण, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कार्बन परसेंटेज को मिटा रहा हूं, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट है। अब दूसरा चीज मुझे यहाँ पे शो करना है, तो ये अप टू 2% जो कार्बन कंटेंट है, अप टू 2%, इसको बोलते हैं स्टील। ये होता है स्टील। और 2% से अधिक जब कार्बन का कंटेंट होता है आयरन में, तब उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये पूरा डिफाइंड नहीं होता, पूरा इतना डालते भी नहीं है, मतलब 2% से ज्यादा होगा और अगर वो यूजफुल है, उसका उपयोग हो रहा है किसी न किसी चीज पे, वैसे यहां तक तो हम लोग जाते ही नहीं है, तो 2% से ज्यादा हुआ तब उसको कास्ट आयरन बोलेंगे। मतलब आयरन का ही अलॉय है, आयरन का अलॉय है, आयरन में कार्बन परसेंट आप जैसे इंक्रीज करते हैं तो उसका हार्डनेस काफी एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ते चला जाता है। तो 2% तक इनफ रहता है, सफिशिएंट हार्डनेस आ जाती है, सफिशिएंट स्ट्रेंथ आ जाती है और ग्रेटर डक्टिलिटी भी रहती है, क्योंकि डक्टिलिटी भी होना जरूरी है। तो यहां इसीलिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, आप देखते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर का जो बैकबोन होता है उसको स्टील को किसी भी स्ट्रक्चर का बैकबोन बोलते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहां तक आता है, अप टू 2%। तो 2% से कम को ही हम लोग स्टील कंसीडर करते हैं और 2% से आगे जो है कास्ट आयरन कहलाता है। इस सबका अपना अपना स्पेशल अलग प्रॉपर्टी है, बट एट द पॉइंट ऑफ व्यू आप कार्बन बोलेंगे तो ये काफी हार्ड हो जा रहता है। ये स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरल जो कार्य होता है वहां पे आप कास्ट आयरन का उपयोग नहीं करते क्योंकि वो काफी ब्रिटल हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन का वेरी करके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को ही चेंज कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन। तो टोटल 4 टाइप का जो रिएक्शन हम लोग अपने मटेरियल टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, क्या क्या, यूटेक्टॉइड रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन और पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन। ये 4 टाइप का रिएक्शन होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो ये जो आयरन कार्बन डायग्राम है, इसमें ये चारों रिएक्शन तो नहीं होता, लेकिन 3 रिएक्शन होता है, उसी के आधार पे आयरन कार्बन डायग्राम को समझाना होता है। आयरन कार्बन डायग्राम अगर 10 नंबर में आए तो ये पूरा डायग्राम बनाना होता है, साथ में वो चारों रिएक्शन को लिख के दिखाना होता है। तो ये चारों है आपका, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है
और ये एक पॉइंट है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, उसके आधार पे वहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। मान लेते हैं इसको 1, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको नंबरिंग नहीं करना होगा, मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो अप टू 2%, मतलब यहां तक ये स्टील है, उसके आगे ये फिर कास्ट आयरन में बदल जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट 1, तो पॉइंट 1 जो होता है वहां पे होता है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। यूटेक्टॉइड रिएक्शन, तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन क्या होता है ये जानते चलते हैं। यूटेक्टॉइड रिएक्शन में एक सॉलिड जो होता है दो अन्य सॉलिड में बदल जाता है। एक जो सॉलिड होता है दो अन्य सॉलिड में बदल जाता है, उसको बोलते हैं यूटेक्टॉइड रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक सॉलिड कौन सा है, ये देखिए एक सॉलिड है गामा आयरन, दो अन्य सॉलिड किस में बदल रहा है, तो अल्फा आयरन और कार्बाइड। तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं कि जो गामा आयरन है, गामा आयरन कितने टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर और परसेंटेज ऑफ कार्बन को जरूर लिखना है। तो ये कितने पे हो रहा है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.8% ऑफ कार्बन, ये दोनों चीज लिखना है। 0.8% ऑफ कार्बन और 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो एक जो सॉलिड है, ये अब जान रहे हैं ये सब सॉलिड स्टेट है, सारे का सॉलिड है। ये जो लास्ट लाइन इसके ऊपर बस लिक्विड है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा पहला सॉलिड क्या है, ये अल्फा आयरन, और दूसरा किस में बदल रहा है, कार्बाइड, Fe3C। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है, इसको मैं थोड़े यहां पे ऐसे लिख देता हूं, प्लस Fe3C, इसी को बोलते हैं परलाइट। परलाइट, ये इसको बोलते हैं परलाइट। मतलब ये वाला जो लाइन होगा, ये लाइन परलाइट कहलाता है। इसमें देखेंगे इसके जैसे इधर जैसे आप ज्यादा जाते जाओगे तो कार्बाइड का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, और इससे जितना इधर आते जाओगे वो अल्फा। एक्चुअली में दिस अल्फा आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। मतलब इसमें जितना भी आयरन है उसमें सबसे प्योर जो फॉर्म होता है वो अल्फा आयरन ही होता है। इस कारण से ये पूछा जाता है कि इसमें 3-4 नाम दे दिया, जैसे लेडेबोराइट दे दिया, सीमेंटाइट दे दिया, और परलाइट दे दिया, ऑस्टेनाइट दे दिया, अल्फा आयरन दे दिया, इसमें से कौन से सबसे ज्यादा डक्टाइल है। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है अकेले आपका आयरन कार्बन डायग्राम से, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके इसको पढ़ना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे जो डक्टाइल मटेरियल इसमें होता है वो होता है अल्फा आयरन, बिकॉज ऑफ वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट विल बी देयर। आप देख सकते हैं 0.08 से 0.25% तक का ही इसमें कार्बन कंटेंट होता है, बट जो सीमेंटाइड होता है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। दैट्स व्हाई जो सीमेंटाइड होगा दैट इज द हार्डेस्ट मटेरियल और ब्रिटलेस्ट मटेरियल, सबसे हार्ड या ब्रिटल मटेरियल जो इसमें होगा, जो कंपाउंड इसमें जो बन रहा है दैट इज द सीमेंटाइड। तो ये सारे जो चीजें बोलते जा रहा हूं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, तो ये तो हो गया परलाइट। अगला तो पॉइंट नंबर 2, ये यूटेक्टॉइड हो गया। पॉइंट नंबर 2, इसको बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन है। यहां पे यूटेक्टिक रिएक्शन। तो यहां पे क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है एक लिक्विड जो होता है दो अन्य सॉलिड में बदल जाता है। एक लिक्विड है जो दो सॉलिड में बदल जाता है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। एक्चुअली में यूटेक्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि सुगम विलयन, मतलब जो बहुत आसानी से सॉल्यूशन बनता है, बहुत आसानी से सॉल्यूशन बनता है, उसको बोलते हैं यूटेक्टिक। बहुत कमाल का चीज है। इसको इसी से आप समझ सकते हैं कि देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए 1537 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो पार्ट बी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए कुछ होगा, जो कि साफ पता चल रहा है कि इससे कहीं ज्यादा होगा। बट दो परेंट मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, दोनों को एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिला दोगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दोनों परेंट मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से काफी कम होता है।
देखिए इसका 1537 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये काफी कम पे मेल्ट आउट हो जा रहा है, इसका कहीं और ज्यादा है, फिर भी ये भी इसके साथ 1537 डिग्री पे मेल्ट आउट हो जा रहा है। तो यूटेक्टिक का वही मतलब होता है सुगम सॉल्यूशन, जो बहुत आसानी से सॉल्यूशन बना ले, ज्यादा तापमान जैसे उसका परेंट का तापमान है उसके आधार पे नहीं होता, इसीलिए इसका नाम पड़ा है यूटेक्टिक। अब यूटेक्टिक वाला पॉइंट पे देख पा रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर पे मेल्ट आउट हो जा रहा है। अब यहाँ पे इस पॉइंट का एनालिसिस करते हैं, तो इस पॉइंट के जस्ट ऊपर ये क्या है, ये पूरा लिक्विड कंडीशन है, और इस पॉइंट के नीचे देख रहे हैं तो दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, एक है आपका इधर गामा आयरन और एक है सीमेंटाइट, सीमेंटाइट या कार्बाइड। तो दो केसेस है, तो एक लिक्विड है, तो लिक्विड आयरन जो है, लिक्विड आयरन जो है इसमें किस में बदल रहा है, लिक्विड आयरन जो है बदल रहा है आपका गामा प्लस कार्बाइड, कार्बाइड या सीमेंटाइट, ठीक है। इसको आयरन कार्बाइड भी बोलते हैं और सीमेंटाइट भी बोलते हैं, तो कार्बाइड सीमेंटाइट कार्बाइड सीमेंटाइट होते रहेगा। इसी को बोलते हैं लेडेबुराइट, लेडेबुराइट, ये है आपका लेडेबुराइट। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये वाला इधर जितना इधर आते जाओगे आपको ऑस्टेनाइट मिलते जाएगा। इसमें एक्चुअली में सिर्फ गामा डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, इसको ऑस्टेनाइट बोलना चाहिए। तो इधर आओगे तो आपको ऑस्टेनाइट का परसेंटेज बढ़ते जाएगा, इधर जाओगे तो आपको कार्बन का कार्बाइड का परसेंटेज या सीमेंटाइट का परसेंटेज बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है 4.3% ऑफ कार्बन और टेम्परेचर कितना है, तो 1130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को आपको ध्यान देना है। तो किसी भी चीज के लिए आप रिएक्शन लिखेंगे तो पहले से वही लिखना पड़ेगा कि ये क्या कैसे होता है। सिंपल यूटेक्टिक रिएक्शन को भी अलग से आपको आता है, यूटेक्टाइड, यूटेक्टिक और पेरिटेक्टिक, और पेरिटेक्टाइड रिएक्शन को समझाइए विथ एग्जांपल। तो डेफिनेशन में आपको ये बताना होता है, एग्जांपल में आप आयरन कार्बन डायग्राम पढ़े हैं तो आयरन कार्बन डायग्राम का ये एग्जांपल आप दे के उसको समझा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पेरिटेक्टिक रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। पेरिटेक्टिक रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड मिलकर एक दूसरे सॉलिड को बनाते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड मिलकर दूसरे सॉलिड को बनाते हैं। और लास्ट वाला होता है पेरिटेक्टॉइड, तो वो पेरिटेक्टॉइड इसमें नहीं है, उसका एग्जांपल ये तीन ही होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज है वो लगभग फ्रैक्शन में है, मतलब तो कौन सॉलिड और लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड कौन सा है, तो एक डेल्टा आयरन सॉलिड है और प्लस लिक्विड, लिक्विड मतलब ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो डेल्टा आयरन और ये दोनों मिल करके दोनों जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा आयरन में, गामा आयरन या ऑस्टेनाइट में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज होता है वो लगभग होता है 0.18% ऑफ कार्बन होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो 1450 से थोड़ा ज्यादा होता है, मैं राउंड ऑफ उतना ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पूरे आयरन कार्बन डायग्राम का एनालिसिस से आना चाहिए। और ये तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों रिएक्शन को याद होना चाहिए। 10 नंबर में अकेले आता है, पूरे एक पेज में बनाइएगा, एग्जाम में आएगा तो दूसरे पेज में आप रिएक्शन को लिखिए, छोटा नहीं बनता, ये पूरा एक पेज में बनता है। ये सारे टेम्परेचर याद होना चाहिए, ये सारे कार्बन का परसेंटेज याद होना चाहिए। कुछ चीज और जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है उसको भी मैं बताते चलता हूं। देखिए ये जो रीजन है, जहां तक के मैंने स्टेल कहा, दिस इज कॉल्ड यूटेक्टॉइड रीजन, यूटेक्टॉइड, ये यहां तक यूटेक्टॉइड है जो परलाइट बना रही है, तो यहां तक बेसिकली आपको परलाइट ही मिलेगा, उसके आगे कार्बाइड का परसेंटेज काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां जो 0.8 है, यहां से यहां तक इसको बोलते हैं हाइपो यूटेक्टाइड, हाइपो यूटेक्टॉइड। फिर यहां से यहां तक को बोलते हैं हाइपर यूटेक्टाइड, हाइपो यूटेक्टॉइड, हाइपर यूटेक्टाइड। सेम टू सेम इधर भी होता है। अब इधर आगे जो चला जाता है ये हाइपो यूटेक्टिक, हाइपो, और इधर को हाइपर यूटेक्टिक। तो ये भी याद रखिए, ये जो परसेंटेज इधर हाइपो माना थोड़ा कम होगा, इधर उसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आयरन कार्बाइड डायग्राम।
बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में कम से कम 10 बार बनाइए, 2-4 दिन तक बनाते रहिए, रिएक्शन को लिखते रहिए, तब जाके कहीं ये याद होता है। और ये सारे डाटा काफ़ी ऑथेंटिक है, मैंने सही बुक से लिया है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर में कम ज़्यादा होगा तो उसको ध्यान नहीं देना। जैसे यहाँ पे 1138 लिख दे सकता है, यहाँ पे 728, इस तरह से कुछ कुछ होते रहेगा, वो चलेगा। ठीक है, थैंक यू।